हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भी हमारे चैनल पे साइंस के ऑलरेडी कुछ वीडियोज हैं और साइंस के अलावा भी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार जीके और ज्योग्राफी के भी रिवीजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियोज पड़ा हुआ है। आप लोग जाके चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। रिवीजन के तौर पे एक बहुत बेहतर गाइडेंस मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों को थैंक यू। और हाँ, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि तेल जो है वो पानी पर तैरती रहती है। इसका कारण ये होता है कि तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम होता है, यानी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है, तो तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यानी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण जो तेल है वो पानी की सतह पे तैरता रहता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि जब मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल को पानी पे डाला जाता है तो ये एक पतली सी फिल्म यानी एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ना वो पानी के अंदर नहीं जा पाता है। तो मच्छर का जो लार्वा है वो सांस नहीं ले पाता है और मर जाता है। दोस्तों, मच्छर कंट्रोल से एक क्वेश्चन याद आया जो कि मैंने पिछले वीडियोज में भी आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था कि मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए जो कुआं हो गया या तालाब में गैम्बूसिया नाम की मछली छोड़ी जाती है, जिससे भी मच्छर के जो लार्वा है ना उसको वो गैम्बूसिया मछली खा जाती है, तो इसे मच्छर पे कंट्रोल किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? न्यूटन का नियम जो कि हर बच्चा जानता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन इस क्वेश्चन में न्यूटन का कौन सा नियम अप्लाई होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसके अनुसार कि वो इंसान स्थिर अवस्था में है लेकिन अपोजिट बल लगाकर वो किनारे की तरफ पहुंच सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 2 भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? क्या पूछ रहा है? मोबाइल फोन का। अगर मोबाइल फोन के आविष्कारक का नाम पूछे तो वो है मार्टिन कपूर। कौन है? मार्टिन कपूर। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर टेलीफोन का आविष्कारक का नाम पूछे तो वो है ग्राहम बेल। ठीक है, टेलीफोन ग्राहम बेल, मोबाइल फोन मार्टिन कपूर। और एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जो हम लोग घरों में बल्ब जलाते थे। राइट ब्रदर्स जिन्होंने जहाज के इंजन और जहाज बनाने में, ये दोनों राइट बंधु हैं, इन लोगों का योगदान रहा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो फोटोग्राफी में जो हाइपो का प्रयोग किया जाता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये जो सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है इसको हम लोग आम भाषा में साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक नाम है जो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में बहुत ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिल्वर आयोडाइड, जिसे कृत्रिम वर्षा, ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने में जिस रासायनिक का उपयोग होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से
हम लोग आग बुझाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब ये गर्म होता है ना तो ये विघटित होके यानी टूटकर CO2 उत्पन्न करता है, जिससे आग बुझ जाती है। तो CO2 हम लोग जानते हैं कि आग बुझाने में CO2 कारगर होता है, लेकिन आग जलाने में ऑक्सीजन कारगर होता है। तो ये CO2 क्या करता है कि ऑक्सीजन और आग दोनों के बीच में एक परत बना लेता है, जिससे आग का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त कोशों में यानी ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? हम लोग जनरली जानते हैं कि अगर आप लोग रक्त यानी ब्लड को ऐसे हवा में खुले छोड़ देंगे तो वो तुरंत ही जम जाता है ना। लेकिन ब्लड बैंक में किस केमिकल के साथ मिला के रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे? तो वो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट की मदद से रखा जाता है ब्लड बैंक में ब्लड। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? जो फायर ब्रिगेड के कपड़े होते हैं वो किसके मदद से बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। ठीक है, पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में कौन सा पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक था जो बनाया गया? तो वो है यूरिया, जो कि पौधों को खाद देने में ज़्यादा ये यूज में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ये 6वीं के प्री एग्जाम में BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो कपूर को जिस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है वो विधि है ऊर्ध्वपातन। देखिए, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि किसी भी ठोस पदार्थ को डायरेक्ट गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है और उस विधि से उसको शुद्ध किया जाता है। और ये आसवन विधि में क्या होता है कि किसी द्रव यानी लिक्विड पदार्थ को सीधे वाष्प में कन्वर्ट किया जाता है और उसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। और ये क्रोमेटोग्राफी, इसके द्वारा भी पेपर होता है, पेपर पे जो लिक्विड पदार्थ है तो वो पेपर की मदद से उसको शुद्ध किया जाता है, उसको छाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहे आपका कि धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने देखा होगा कि धान में एक ग्रीनिश कलर का, ठीक है, उसमें धान जो होता है उसमें चावल नहीं लगता, ग्रीनिश कलर का कुछ हो जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं खैर रोग। अब ये खैर रोग किसके कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। और मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया था कि जो आलू होते हैं उसमें देखते होंगे कि ब्लैक कहीं पे नज़र आता है, तो वो ब्लैक जो लग जाता है आलू में वो किसके कारण होता है? तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करनाल बंट एक बीमारी है। तो ये करनाल बंट जो है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक गेहूं की बीमारी है। हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रस्ट, अगर पूछे कि रस्ट बीमारी किस पौधे से संबंधित है, तो वो भी गेहूं के पौधे से ही संबंधित है। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि अगर लाल रस्ट पूछे तो लाल रस्ट संबंधित है चाय के रोग से, लेकिन अगर रस्ट पूछे तो गेहूं से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं? यानी मनुष्य के मस्तिष्क संबंधी जो रोग होता है वो किस वायु प्रदूषक के कारण होता है? तो वो शीशा, जो कि आजकल वाहनों से ज़्यादा निकलते हैं। पारा से होने वाले रोग जिसको बोलते हैं मिनी माटा रोग, जो कि ये डायरेक्ट नहीं फैलता, ये मछली के थ्रू मनुष्य में फैलता है। कैडमियम, इससे भी उदर संबंधी रोग, फेफड़ा संबंधी रोग होता है। और सिलिका, जो लोहा बनाने वाली कंपनी है, लोहा की जो फैक्ट्रीज है उसमें जो काम करते हैं मजदूर, उनमें ये सिलिका संबंधी रोग हो जाता है। ये भी एक फेफड़े से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, उदर से संबंधित इसे रोग होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ठीक है, और जो फलों की मिठास भी होता है ना, वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विटामिन का नाम जो कि प्रतिरक्षा
यानी एक तरह से एंटीबॉडी की तरह काम करता है, वो है विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से रतौंधी, जो कि फेमस रोग है, हम सब जानते हैं, रतौंधी होता है। और ये सबसे ज़्यादा अंकुरित चना में हो गया, मछली के तेल में हो गया और गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी, सी, डी, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप लोग जाके अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से जो मसूड़े संबंधी रोग होते हैं और ये खट्टो फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स यानी सूखा रोग संबंधी और हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि यानी हड्डी और पेशी यानी मांसपेशी, आपकी जो मांसल भाग है। तो अस्थि और पेशी को जो आपस में जोड़ता है उसे बोलते हैं टेंडन। लेकिन अगर ये पूछे कि अस्थि को अस्थि से जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं लिगामेंट। अस्थि से पेशी को जोड़े तो टेंडन, अगर अस्थि को अस्थि से जोड़े तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। देखिए, जो हम लोग भोजन खाते हैं उनमें जो पोषक तत्व है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शरीर के किस अंग से स्रावित होते हैं। तो वो किस अंग से अवशोषित होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अवशोषित होते हैं छोटी आंत में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अमाशय यानी आप लोग पेट समझते होंगे, पेट। तो अमाशय में जो भोजन जाता है तो वो पचता है सबसे ज़्यादा किसकी मदद से, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, जो कि खाना को तो आसानी से पचा लेता है, कुछ भी खाते हैं वो पच जाता है। तो जब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे जो अमाशय में है तो उसको क्या नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसके लिए भी हमारे बॉडी में जो अमाशय है वहाँ से म्यूकस, एक तरह सा लुब्रिकेंट, वो स्रावित होते रहता है, जो कि इस HCl से शरीर को यानी अमाशय को बचाता है, ठीक है। तो ये अमाशय की दीवार म्यूकस यानी श्लेष्मा से सुरक्षित रहती है, इसी कारण से वो HCl का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को रिवीजन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो या फिर कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और आप लोगों का धन्यवाद।